नमस्कार। तो आज हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हम सीधे 70 साल पीछे चलेंगे और एक ऐसे दस्तावेज को खोलेंगे जो सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि आज़ादी के ठीक बाद वाले भारत की रूह, उसकी तलाश और उसकी उम्मीदों का एक आईना है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। सोचिए, साल है 1952, जुलाई का महीना। देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए हैं और हवा में एक नई सुबह की उम्मीद तो है, पर साथ ही साथ बहुत सारी अनिश्चितता भी है। देश अपनी नई राह बना रहा है। और यहीं से हमारा मेन सवाल उठता है कि भाई 70 साल पुरानी एक मैगजीन की सिर्फ विषय सूची यानी उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखकर हम उस जमाने के लोगों के मन में चल रहे आध्यात्मिक सवालों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आइए इस खोज को शुरू करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले 1952 की उस रोशनी को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या था। हम ये भी जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को सुपर पावर हासिल करने का एक तरीका बताया गया और रोज की जिंदगी की मुश्किलों के क्या हल सुझाए गए। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो खोज आज भी वैसी ही है। तो पहला पड़ाव 1952 की एक ज्योति। यहां हम अपने उस ऐतिहासिक सोर्स से मिलते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत है। और ये सोर्स है अखंड ज्योति नाम की एक पत्रिका। इसका मतलब है एक ऐसी लौ जो कभी ना बुझे। और आज़ादी के बाद के भारत में ये पत्रिका वाकई अपने पढ़ने वालों के लिए सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थी, बल्कि एक गाइड, एक रोशनी की तरह थी। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस पत्रिका का कोर स्पिरिचुअल इंजन क्या था। मतलब वो कौन सी एक चीज थी जिस पर ये पूरी सोच, ये पूरा विश्वास टिका हुआ था। इस पत्रिका के बिल्कुल केंद्र में है गायत्री। इसे सिर्फ एक वैदिक मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के तौर पर पेश किया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल टूल था जो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए था। लेकिन सवाल यह है कि गायत्री की इस शक्ति को हासिल कैसे किया जाए, और इसका जरिया बताया गया है तपस्या। तपस्या मतलब एक बहुत ही इंटेंस सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, जिसका मकसद था खुद को अंदर से साफ करना और आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना। अब जरा इन आर्टिकल्स के टाइटल्स पर गौर कीजिए। तपस्या का प्रचंड प्रताप, गायत्री एक जीवन विद्या है और आत्म कल्याण का वैज्ञानिक मार्ग। इन शब्दों से यह साफ है कि गायत्री और तपस्या को सिर्फ कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक तरह की लाइफ साइंस, जीवन जीने की एक पूरी साइंटिफिक प्रणाली के रूप में पेश किया जा रहा था। तो ठीक है, नींव तो समझ में आ गई, लेकिन इससे मिलता क्या था? तो अब हम बात करेंगे उन असाधारण शक्तियों और नतीजों की जिनका वादा इन अभ्यासों को करने वालों से किया गया था। यहां पर सिद्धि का आइडिया सामने आता है। सिद्धि मतलब किसी चीज में परफेक्शन या महारत हासिल कर लेना। और ये टाइटल माधवाचार्य जी की वाणी सिद्धि इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे साधना से आप अपनी वाणी, अपनी बोली पर कंट्रोल पा सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ये देखिए, गायत्री की उपासना से वचन सिद्धि व मृत्यु ज्ञान, मतलब सिर्फ बोलने की शक्ति ही नहीं, बल्कि अपनी मृत्यु जैसे गहरे रहस्य को जानने तक का दावा किया जा रहा था। तो यहाँ कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। ये साधना अब सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुशासन नहीं रह जाती, बल्कि एक आध्यात्मिक अस्त्र, एक स्पिरिचुअल वेपन के तौर पर भी सामने आती है। ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, गायत्री का आग्नेयास्त्र। इसका मतलब था कि ये आध्यात्मिक प्रैक्टिस एक ठोस, शक्तिशाली और सुरक्षा करने वाली शक्ति को जन्म दे सकती है। ये सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी खतरों से बचने के लिए भी थी। अच्छा, अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो भूल भुलैया है, जो इंसानी मुश्किलें हैं, उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के तौर पर इसे कैसे पेश किया गया। ये टेबल उस दौर की चिंताओं की एक बहुत अच्छी झलक देती है। एक तरफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रचंड प्रेत का दमन, मतलब कोई सुपरनैचुरल प्रॉब्लम, या बीमारियों का कुचक्र, या फिर भयंकर अभियोग से निर्दोष मुक्ति, मतलब कोई कानूनी पछड़ा। और इन सब मर्ज की एक ही दवा बताई गई है, गायत्री। इसे एक तरह से एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा था, जो जिंदगी के हर पहलू पे काम करता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह पत्रिका सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं दे रही थी। निराशा में आशा की किरण, नवजीवन का वरदान और उन्नति के पथ पर, जैसे टाइटल बताते हैं, कि ये लोगों को एक बहुत मजबूत इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही थी। ये उम्मीद जगा रही थी। और अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर।
इन सारी बातों को समेटते हैं और इन्हें आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल की जो सबसे बड़ी खोज है वो ये है कि यह सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी। ये असल में अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों को साधने के लिए एक पूरी की पूरी गाइड बुक थी, एक कंप्लीट फिलॉसफी। अब इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। 1952 में चिंता थी प्रेतों से मुक्ति की, आज चिंता है एंग्जाइटी से मुक्ति की। तब लोग दुर्भाग्य को हराना चाहते थे, आज हम अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढ रहे हैं। तब विशेष शक्तियों की चाह थी, आज हम सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन के पीछे हैं। शब्द बदल गए हैं, परेशानियां थोड़ी अलग दिख रही हैं, पर वो जो मूल मानवीय इच्छा है, क्या वो वाकई बदली है? और यही बात हमें इस विश्लेषण के सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भले ही हमारे तरीके बदल गए हों, हमारी भाषा बदल गई हो, पर क्या हम आज भी दिल से उन्हीं मूल जवाबों की तलाश में नहीं हैं जिनकी तलाश 1952 में की जा रही थी? ये सोचने वाली बात है।